केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, चैप्टर के अंदर जाने से पहले ये चैप्टर क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब ये केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में घुसने से पहले मैं आपको डेली लाइफ के थोड़े से एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को फील हो जाए कि एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शंस है क्या, मतलब क्या है इसका। तो आप लोग देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, हम बोलते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो CO2 को इनहेल करते हैं, ले लेते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और O2 को बाहर देते हैं, O2 को एक्सेल करते हैं। तो एक्चुअली में वो प्रोसेस क्या है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो उस फोटोसिंथेसिस में हो क्या रहा है, वो ले तो CO2 रहे हैं लेकिन एक्सेल बाहर तो वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है, ली तो उन्होंने CO2 थी लेकिन दी उन्होंने O2 है ना। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अंदर हो रहा है ना जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। तो अंदर बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रही है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल, एक छोटा सा लोहे की कील लो, उसको पानी में जाके रख दो, सुबह रखो, थोड़ी देर बाद देखोगे या फिर एक दिन बाद देखोगे तो जो लोहे की वो कील ली ना आपने छोटी सी, उसके ऊपर ब्राउन कलर का कुछ लेयर सा बन जाता है जिसको हम बोलते हैं जंग लग गया लोहे पे, है ना। तो वो जंग क्यों बना, वो जो ब्राउन कलर की ऐसे पतली पतली सी लेयर बन गई, वो लेयर क्यों बनी, है ना। तो उसका रीज़न भी यही है कि जब लोहे को जंग लग रहा है ना तो उसमें एक तरीके से एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ ना कुछ नया बन रहा है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो ब्राउन कलर की पतली सी लेयर हमें दिखने लग जाती है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, आप देखते होगे कि बनाना होता है, बनाना को एक हफ्ते तक रख दो, थोड़ी देर बाद देखोगे वो बनाना ना खराब हो गया, सड़ा हुआ सा हो गया, रॉटन हो गया वो बनाना। अब वो बनाना क्यों खराब हुआ, कुछ हुआ होगा ना उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए होंगे। पहले तो वो था बिल्कुल खाने लायक था, अब इतना गंदा है कि उसमें से बहुत गंदी बहुत फाउल सी स्मेल आने लगती है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली उसमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा होगा बचपन में बायोलॉजी में। तो उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा, हम ताकतवर हो जाते हैं और एकदम अपना काम अच्छे से करते हैं। जिस दिन खाना नहीं खाया उस दिन हालत ख़राब, उस दिन काम भी नहीं कर पाते, है ना। तो मतलब कि जो हमने खाना खाया उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल गई और हमने बहुत अच्छे से अपना काम किया। तो वो सभी क्या है, वो सभी हमारे पास केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल ही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत बेसिक सा एग्जांपल, आयरन की रस्टिंग ऑफ आयरन। अब पहले तो क्या था, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लोहा था, अब मैंने देखा कि उस लोहे के ऊपर बहुत पतली सी लेयर बन गई, है ना। वो लेयर पहले तो नहीं थी, वो जो पपड़ी पपड़ी सी बन जाती है ब्राउन कलर की, वो लेयर पहले तो नहीं थी, अब वो लेयर आ गई। तो ऐसा क्या हुआ, मतलब कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन में इनिशियली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं और उसके बाद कुछ नए सब्सटेंसेस भी बनते हैं, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें बनती है जो पहले नहीं होती, है ना, जो पहले नहीं होती लेकिन बाद में हमें दिखने लग जाती है। तो इन सभी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि रोटिंग ऑफ बनानास, केला जो होता है, बनाना जो होता है वो ख़राब हो जाता है अगर मैं कुछ दिन उसको रखूँ तो। उसके अलावा घर में मम्मी करती है ना, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है, ऐसे कैसे कोई जादू थोड़ी हो गया कि दूध दही में कन्वर्ट हो गया, है ना। कुछ ना कुछ अंदर ऐसे चेंजेस हो रहे होंगे ना, जो कुछ ना कुछ ऐसा मम्मी ने किया होगा जिसकी वजह से वो दूध दही में कन्वर्ट हो गया, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लग जाना, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे। लोहे की चीज़ें जो होती है वो ख़राब हो जाती है, उन पे जंग लग जाता है। रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो ये सभी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कि इसे एक केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देखो
एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में जैसे कि मैंने बताया, पहले मेरे पास क्या था, सिर्फ लोहा था। अब मैंने देखा कि लोहे के ऊपर ना एक नई ब्राउन कलर सी लेयर सी बन गई, मतलब कुछ नया बनना शुरू हुआ ना। तो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में, अब पूरी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया ना, आगे जाके साइंस लेनी है तो समझो केमिस्ट्री तो पूरी गई हाथ से। तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने बोला, केमिकल रिएक्शन में मेरे पास कुछ इनिशियली प्रेजेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नए सब्सटेंसेस भी बनते हैं, है ना। तो जो इनिशियली कुछ था, जो पहले नहीं था मेरे पास, जो स्टार्टिंग में कुछ था, उसको कुछ बोलेंगे, और जो नया बना उसको भी कुछ बोलेंगे, है ना। डिफाइन तो करना पड़ेगा ना, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है केमिस्ट्री में। तो इसीलिए केमिस्ट्री में दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अब जो चीज़ें इनिशियली प्रेजेंट थी उसको मैं बोलती हूँ कि वो रिएक्टेंट है। इनिशियली प्रेजेंट सब्सटेंसेस, उनको मैं क्या बोलती हूँ कि वो रिएक्टेंट है, और जो नए सब्सटेंस बने उसको मैं बोलती हूँ वो प्रोडक्ट है। तो न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंसेस, उनको मैं क्या बोलती हूँ कि वो प्रोडक्ट है। तो एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो चीजें होगी, एक होंगे हमारे पास रिएक्टेंट और एक होंगे हमारे पास प्रोडक्ट। यानी कि होता क्या है, एक रिएक्शन में कुछ इनिशियली प्रेजेंट था, वो किसी बाद में नई चीज में कन्वर्ट हो गया, उसमें बदल गया, है ना। आपको पता है जैसे कि प्लांट्स ली, तो प्लांट्स ने CO2 थी, लेकिन दे वो ऑक्सीजन रहे हैं। अब जरूरी नहीं है खाली CO2 होगी, उसके साथ साथ कुछ और भी होगा जिसकी वजह से उसने सिर्फ ऑक्सीजन बाहर दी, है ना। तो यानी कि होता क्या है केमिकल रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, कई तरीके के रिएक्टेंट होते हैं। एक ही रिएक्टेंट नहीं होता, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें होती है जो आपस में रिएक्ट करती है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक सिंपल भाषा में बिल्कुल मैं एक केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से लिखती हूँ कि मेरे पास एक रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट किस में बदल जाता है, रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो उस बदलने को, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बदल रहा है ना, उसको मैं इस एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गई एक केमिकल रिएक्शन। अब जैसे कि मैंने बोला, रिएक्टेंट एक अकेला नहीं होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही प्रोडक्ट भी एक अकेला नहीं होता, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट एक अकेला रिएक्टेंट नहीं होगा, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कोई दो चीज़ें हैं, वो आपस में रिएक्ट करेगी और एक नए तरीके की, एक या फिर एक से ज़्यादा नए तरीके की सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करेगी। तो ये तो हो गया मेरे पास कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। क्या पॉइंट है कि एक केमिकल रिएक्शन में ना, जैसे एटम्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एटम्स है मेरे पास, हाइड्रोजन का एटम हो गया, ऑक्सीजन का एटम हो गया, आप सभी ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। एटम्स होते हैं, जब दो एटम कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अब एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो एटम्स होते हैं ना, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। जैसे कि पहले मैं लाइन लिखती हूँ कि एटम्स जो होते हैं ना, उनकी रीअरेंजमेंट होती है। अब इस रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि सपोज हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ था तो उसको वाटर बोलते हैं हम। ऐसा भी हो सकता है कि अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ना रहे, वो कार्बन के पास चला जाए, है ना। तो एटम रीअरेंज होते हैं, मतलब कि एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ चला जाएगा। पहले किसी, जैसे कि आप यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो, जैसे कि मेरे पास कार्बन है और मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है सपोज। अब कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है, कार्बन अकेला एग्जिस्ट करता है C की फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन गैस होती है हमारी, तो वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से। अब पहले क्या था, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहले क्या था, मेरे पास दो ऑक्सीजन के एटम थे, उनके बीच में दोस्ती अच्छी, दोनों आपस में जोड़ के, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, और कार्बन बेचारा अकेले पड़ा हुआ था, इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसी कंडीशंस दे दी, कंडीशन का मतलब है मैंने कुछ टेम्परेचर दे दिया, मैंने कुछ प्रेशर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया मैंने कुछ एनर्जी दे दी कि हुआ क्या, ये जो दोनों ऑक्सीजन एटम पहले साथ साथ बैठे थे ना, ये दोनों अब अलग हो गए। यानी कि ऑक्सीजन अलग हो गया
और ये जो ऑक्सीजन है ना उसने कार्बन के साथ अपनी दोस्ती कर ली, मतलब अब पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन की फ्रेंडशिप अच्छी थी, अब कार्बन ऑक्सीजन की फ्रेंडशिप अच्छी होगी, तो कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में वो जुड़ गए। और केमिस्ट्री की भाषा में जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। तो एक्चुअल में हुआ क्या, पहले तो ऑक्सीजन अलग था, अकेला पड़ा हुआ था, कार्बन अकेला था, अब कार्बन और ऑक्सीजन की दोस्ती अच्छी हो गई तो कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में वो दोनों जुड़ गए, और जिस फोर्स के थ्रू वो जुड़ते हैं उस फोर्स को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं बॉन्ड। तो एक तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन के जो दो एटम्स थे वो आपस में जुड़ गए इस तरीके से। ये छोटा सा एग्जाम्पल है बस आपको बताने के लिए कि एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास ये तो हमने जनरल डेली लाइफ के एग्जांपल्स की बात करी कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में चलते हैं और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है ये सब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फिगर दिखाई है मैंने, फिगर में मैंने क्या देखा है, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं लैब में जाती हूँ और मैं करके देखती हूँ कि एक्चुअल में ये केमिकल रिएक्शन है क्या, मुझे डेली लाइफ में तो दिख रहा है बहुत सब, लेकिन मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री की उसमें समझने की कोशिश करती हूँ कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन है क्या। तो मैंने क्या किया, जैसे आप लोगों ने रिबन्स देखे होंगे, रिबन तो देखे होंगे, क्या होता है, पतला से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्लाइंथ क्लास में कि मैग्नीशियम एक मेटल होता है। तो मैग्नीशियम मेटल जो होता है ना उसका मैंने रिबन लिया, पतला सा धागा सा होता है, कुछ पतला सा स्ट्रिप्स ही होती है, वो मैंने लिया, ठीक है। मैं गई लैब में और जैसे हम घर में गैस यूज़ करते हैं ना, गैस स्टोव यूज़ करते हैं, उसको ऑन करते हैं तो उसमें से फायर आ जाती है। ऐसे ही केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो लैब में हम लोग गैस की जगह यूज़ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बर्नर। तो मैं गई, मैंने बर्नर लिया और उसके बाद मेटल लिया, मेटल का वो रिबन लिया, बर्नर लिया, बर्नर को ऑन किया तो उसमें से फायर आने लगी, उसमें से फ्लेम आने लगी। फिर मैंने उस मेटल के रिबन को बर्नर में जाके रख दिया, मतलब अब होगा क्या, मेटल जलने लगेगा, फायर आ रही है, फायर में ऑक्सीजन होगी तो मेटल जलने लगेगा, है ना। तो मेटल जलने लगा, थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि जो फ्लेम है ना उसमें वाइट कलर का मुझे कुछ सब्सटेंस दिखने लगा। मैंने सोचा कि यार ये वाइट कलर का सब्सटेंस पहले तो था नहीं, अब ये वाइट कलर के सब्सटेंस में क्या है ऐसा, मतलब ये वाइट कलर का सब्सटेंस आया कहाँ से, है ना। तो उस अकॉर्डिंग फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन हो रही है का मतलब है कुछ नया बन रहा है उस टाइम पे, है ना, कुछ नया बन रहा है, तभी तो वो वाइट कलर का सब्सटेंस मुझे नज़र आ रहा है ना। तो इसी तरीके से मैंने लैब में जाके एक्सपेरिमेंट किया। अब कहने का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे कि इनिशियली मेरे पास क्या था, इनिशियली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को फायर में रखा, तो फायर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, एयर होगी, तो उसने ऑक्सीजन में जाके उसको बर्न किया, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ उस मैग्नीशियम रिबन ने रिएक्ट किया होगा और कुछ नया सब्सटेंस बना होगा। और वो जो नया सब्सटेंस जो बना था ना वो क्या था, वो एक वाइट कलर का सब्सटेंस था। तो फिर मैंने सोचा कि अब देखूं तो सही कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कैसी हो रही है ना। तो देखो मतलब कि होता क्या है एक्चुअल में कि जो मैग्नीशियम होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जो नया प्रोडक्ट बना मेरे पास, जो नई चीज़ बनी, जो वाइट कलर की जो नई चीज़ बन रही थी ना, वो कुछ नहीं था बल्कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही था, ठीक है। क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही था, ठीक है। तो मतलब कि इनिशियली मेरे पास क्या प्रेजेंट था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। जब इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो एक वाइट कलर का सब्सटेंस सा बनने लगा। वाइट कलर का, मुझे जो मेरी फायर थी ना, मुझे वाइट कलर की कुछ चीज़ दिखने लगी उसमें। तो मैंने सोचा कि यार ये वाइट कलर की चीज़ क्या है। तो वो जो वाइट कलर की चीज़ होती है ना वो कुछ भी नहीं होती बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यानी कि इनिशियली मेरे पास क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था। तो इस रिएक्शन में जो इनिशियली प्रेजेंट सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्टेंट है मेरे पास, ठीक है। और जो नई चीज़ फॉर्म होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है।
तो एक्चुअल में इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना, यही वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से मुझे फ्लेम में वाइट कलर दिखने लगा। फिर वो जलता हुआ रिबन जब मैं एक वॉच का ग्लास था उसके ऊपर लेके गई, तो वो सारा का सारा वाइट सब्सटेंस उस वॉच के ग्लास के ऊपर इकट्ठा हो गया। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा उस वाइट का जो मेरे पास टीचर था, वो उस पे जो मेरे पास वाइट पाउडर था वो उस वॉच ग्लास पे जाके उस पे इकट्ठा हो गया, है ना। तो इसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन में होता है, हमारे पास एक्चुअल में कुछ नई चीज़ें होती है और उसके बाद में एक्चुअल में पहले हमारे पास कुछ और होता है, बाद में हमारे पास कुछ नए सब्सटेंसेस बनने लगते हैं। अब मैंने पहले एक लाइन बोली थी आपको कि एटम्स जो होते हैं ना वो रीअरेंज करते हैं। मैंने कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके आपको बताया था, उसको फिर से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या था, पहले मैग्नीशियम था और एयर में क्या थी, जब उसको बर्न किया ऑक्सीजन थी, यानी कि O2 थी। ठीक है, क्या थी, O2 थी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO। ठीक है, पहले मैग्नीशियम अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था, लेकिन अब क्या हुआ, जब दोनों ने रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों एक साथ साथ चले गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई इस तरीके से, है ना। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि मैग्नीशियम सोडियम में बदल गया या ऑक्सीजन किसी और एटम में बदल गया। एटम्स का कोई कन्वर्जन नहीं होता, एटम्स का सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई। और इसीलिए मैंने वो स्टेटमेंट बोली थी कि एटम्स जो होते हैं ना वो सिर्फ रीअरेंज होते हैं, पहले वो किसी और के साथ होंगे, बाद में वो किसी और के साथ चले जाएंगे, है ना। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि जो नए बनने वाले जो उनके बीच में दोस्ती हुई वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तभी तो वो उसके साथ चला गया, वरना वो जाता ही यूँ। अगर पहले वाली दोस्ती ज़्यादा स्ट्रांग होती थी वो दोस्ती टूटती थोड़ी। तो इसी दोस्ती को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बॉन्ड बोलते हैं। तो जो नए बनने वाले बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इसी वजह से इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, अब देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई नया सब्सटेंस हमेशा रिएक्शन में बनेगा, है ना। कुछ और चीज़ें भी होती है, कुछ और ऐसे सिंबल्स भी होते हैं जो हमें दिखते हैं, जिसके थ्रू मैं कह सकती हूँ कि हाँ कुछ नई रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि नया सब्सटेंस बने, कई बार नया सब्सटेंस नहीं भी बनता, फिर भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है ना। अब आप रेस्पायर कर रहे हो, उसमें कौन सा नया सब्सटेंस बन रहा है, उसमें तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, फिर भी रिएक्शन हो रही है ना। तो कुछ और ऐसी चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कई बार हमें कोई गैस इवॉल्व होती हुई दिखेगी कि इसमें गैस इवॉल्व हो रही है। कई बार कुछ प्रेसिपिटेट, अब ये प्रेसिपिटेट क्या है चिंता मत करो, अभी डिस्कस करेंगे। कई बार प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक नया सॉलिड सब्सटेंस अलग होता हुआ दिखता है हमें। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई नया सॉलिड सब्सटेंस अलग होता हुआ दिखता है हमें। कई बार कलर भी चेंज हो जाता है, कलर चेंज से भी हम लोगों को दिखता है ना। उसके अलावा टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है कई बारी, कि टेम्परेचर मतलब कई बार क्या हुआ, जहाँ पे वो रिएक्शन हो रही है ना बहुत गर्म हो जाती है वो चीज़, या वो चीज़ बहुत ठंडी हो जाती है। तो इन सभी फैक्टर्स को लेके देख के हम पता लगाते हैं कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इन सभी फैक्टर्स के एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे, मतलब कहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है तो हमें पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे कैसे, क्यों कलर चेंज क्यों हो रहा है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब केमिस्ट्री में जाने से पहले फिर से थोड़ा सा डेली लाइफ के बारे में सोचते हैं। आप वुड लेते हैं, वुड को बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें से ना जो धुआं निकलता है, धुआं होता है बहुत गंदा सा होता है, आपको बहुत सफोकेशन सी होने लग जाती है ना। अब उस धुएं में जो पॉल्यूशन वहाँ पे होता है, मतलब जो भी गैसेस निकल रही होती है वो एक तरीके की गैस नहीं होती, वो कई तरीके की उसमें गैसेस होती है। और या फिर आप क्या करो, एक पेपर लो, पेपर को बर्न करके देखो। जब पेपर को बर्न करके देखोगे ना कुछ गैस तो निकलेगी। और वो जो पेपर था ना आपके पास, वो ब्लैक कलर में कुछ छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि वो छोटे छोटे पार्टिकल है क्या भाई, और वो जो गैस निकल रही है
मैंने उस गैस को देख के ही तो बोला ना कि यहाँ पे गैस निकल रही है। अब चलो नए पार्टिकल उसमें बन गए, लेकिन जो लकड़ी होती है, लकड़ी की तो थोड़ी थोड़ी वो एशेज सी बच जाती है ना, लेकिन उसमें भी कुछ नए गैसेस तो निकल ही रही है। तो ऐसे ही कई बारी कुछ नई गैसेस निकल रही होती है, जिसके थ्रू हम बताते हैं कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने फिर से मैं लैब में गई और मैंने सोचा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, जिससे मुझे दिख जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, छोटी सी चीज़ बस दिमाग में रख लो, ज़्यादा नहीं सोचना, बस दिमाग में रखनी है कि अगर आप कोई भी मेटल लेते हो ना, मेटल लेते हो, ठीक है, मेटल बहुत सारे होते हैं, हमने पढ़ा है, जिंक होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सभी मेटल्स है ना, हमारे पास 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, है ना। अब मैंने क्या किया, मैं लैब में गई, इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हो, मैंने ये एक कंटेनर सा लिया, इस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं फ्लास्क, केमिस्ट्री की भाषा में इसको हम लोग फ्लास्क बोलते हैं। तो मैंने ये फ्लास्क लिया, अब फ्लास्क में मैंने क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। अब ग्रैन्यूल्स का क्या मतलब है, यहाँ पे छोटे छोटे, चीनी देखिए ना, चीनी शुगर, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ही जिंक के भी मैंने छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, उस बीकर में गई मैं और उस बीकर में जाके मैंने डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एसिड लिया, एसिड भी पता ही होगा क्या होता है, कई तरीके के एसिड होते हैं मेरे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट, डाइल्यूट का क्या मतलब है कि एसिड तो बहुत कम था उसमें, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था, मतलब कि 99 ml मैंने वाटर ले लिया और 1 ml मैंने उसमें एसिड लिया, तो एसिड का वो सॉल्यूशन बन गया। तो समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, है ना। अब डाइल्यूट का मतलब और अच्छे से समझते हैं, 1 गिलास पानी लो, है ना, उसमें 2 क्रिस्टल छोटे छोटे चीनी के डाल दो, तो चीनी का अमाउंट कितना कम है उसमें, है ना, कोई उसमें मिठास होगी क्या पानी में, नहीं होगी, है ना। तो बहुत ही डाइल्यूट है वो जो मेरा वाटर है। 1 चम्मच डालो चीनी, तो चीनी की कॉन्सेंट्रेशन उसमें बढ़ गई, चीनी ज़्यादा अमाउंट में है। 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, तो और मीठा हो जाएगा पानी, है ना। यानी कि जितना ज़्यादा आप उसमें चीनी डाल रहे हो ना, उतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। वैसे ही पानी में जितना कम एसिड डालोगे ना, वो सॉल्यूशन में एसिड का इफेक्ट उतना कम होगा। सॉल्यूशन में एसिड तो है ही, लेकिन कम है एसिड, है ना। तो इसके बारे में अगले चैप्टर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लैब में मैंने पहले उस फ्लास्क में जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, फिर मैंने उसमें एसिड डाला, ठीक है, एसिड मैंने डाला। देन मैंने क्या देखा, थोड़े टाइम के लिए मैंने उस कंटेनर को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको ना एक रबड़ होती है, रबड़, उस पर जो मेरा फ्लास्क था उस पर रबड़ लगा दी। अब रबड़ क्यों लगाई, क्योंकि जब जिंक में मैंने एसिड डाला ना, उस टाइम पे कुछ गैस इवॉल्व होने लगी। अगर मैं वो रबड़ ना लगाती ना, तो सारी की सारी गैस जो बन रही थी वो बाहर चली जाती, मुझे तो पता ही ना लगता। अब मैं एक्सपेरिमेंट क्यों करके देख रही हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट इसीलिए तो करके देख रही हूँ ना मैं एक्सपेरिमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि एक्चुअल में गैस इवॉल्व हो रही है वहाँ पे। तो मैंने रबड़ कोक से बंद कर दिया, फिर मैंने देखा कि अंदर वहाँ पे कुछ मुझे गैस दिखने लगी, कुछ बबल से दिखने लगे, और मैंने उस रबड़ कोक में होल कर दिया ताकि वो गैस सारी बाहर आती जाए, और जितनी भी गैस है वो इकट्ठी ना हो मेरे कंटेनर में, है ना। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे गैस मैंने देखा कि मेरे वहाँ पे उस कंटेनर के अंदर गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से मुझे पता लगा कि कई बारी केमिकल रिएक्शंस में गैसेस भी इवॉल्व होती है। जैसे ही जब लकड़ी को बर्न करते हैं ना, तो अलग अलग तरीके की गैसेस निकलती है, तभी हमें वो काला काला सा, ब्लैक सा धुआं दिखने लगता है ना। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब मैंने जिंक मेटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो वहाँ पे मेरे पास गैस इवॉल्व होने लगी, ठीक है। मुझे नहीं पता वो गैस कौन सी है, कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, CO2 हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, ठीक है। इस गैस को टेस्ट करने के लिए भी मैंने कुछ किया। मैंने सोचा कि यार गैस मुझे दिख तो रही है, अब मुझे कैसे पता लगेगा ये कौन सी गैस है, कुछ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा ना। फिर मैंने क्या किया, जो इस कंटेनर से गैस निकल रही थी ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस कंटेनर को यहाँ पे एक पाइप से कनेक्ट किया इस तरीके से, ताकि ये जो गैस यहाँ पे निकल रही थी ना, वो सारी की सारी उस पाइप में चली जाए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वाटर का, उस पाइप को ले गई एक वाटर के कंटेनर में, वाटर का कंटेनर था, और यहाँ पे मैंने एक ऐसी उल्टी टेस्ट ट्यूब यहाँ पे मैंने लगा दी। टेस्ट ट्यूब एक छोटी सी ऐसे पतली सी ट्यूब सी होती है, लैब में अगर आप गए होगे तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने देखा कि जो वो गैस थी ना, वाटर था इसके अंदर, जो वो गैस थी वो वाटर के ऊपर ऐसे इकट्ठी होने लगी,
ठीक है, मतलब कि वो जो टेस्ट ट्यूब मैंने उल्टी रखी थी उसमें सारी की सारी जो गैस थी वो इकट्ठी हो गई। फिर मैंने वो टेस्ट ट्यूब ली जिसमें गैस भरी हुई थी। उसके बाद मैं उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें गैस थी एक कैंडल, जलती हुई जो कैंडल होती है मेरी, उसके पास लेके गई। और जब मैं कैंडल को उसके पास लेके गई तो मैंने देखा कि कैंडल जो थी ना वो उसमें पॉपिंग साउंड से पट पट करके साउंड आने लगी। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने सोचा कि यार ऐसी कौन सी गैस है जो ऐसे पॉपिंग साउंड से बर्न करती है। तो मुझे पता था कि वो गैस हाइड्रोजन है। तो इसी वजह से मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही थी ना वो गैस थी मेरी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारी, हाइड्रोजन गैस ये पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती है, बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, ऐसे पट पट करके साउंड आने लग जाती है उसमें, जिसकी वजह से मुझे पता लगा कि ये मेरी गैस कौन सी है, ये मेरी गैस हाइड्रोजन गैस है ना। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे कि आपके बोर्ड्स में बताओ कौन सी मतलब ऐसा क्या करें हम जिससे हमें पता लगे, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो सकती है। तो आपको यही एक्टिविटी बतानी पड़ेगी कि जब मैं जिंक मेटल में एसिड डाल रही हूँ तो उस टाइम पे मेरी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, मुझे हाइड्रोजन गैस मिल रही है। ठीक है, तो हमने पहला एक्सपेरिमेंट देख लिया, पहला कैरेक्टरिस्टिक देख ली कि रिएक्शन में जरूरी नहीं है एक नया सब्सटेंस बने, कई बारी गैस भी इवॉल्व होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक पे। अगली कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है, नया सा वर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कई बारी क्या होता है, मेरे पास एक नया सॉलिड सा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में ना अलग होने लग जाता है, नया सॉलिड सब्सटेंस, उसी सॉलिड सब्सटेंस को मैं बोलती हूँ प्रेसिपिटेट। ठीक है, मतलब नहीं समझ आया होगा लेकिन अभी समझ आ जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, इसके लिए भी मैंने देखा कि पहले मेरे पास दो सॉल्यूशन लिए मैंने। कौन कौन से सॉल्यूशन लिए मैं आपको बताती हूँ। एक मैंने इसे कंटेनर सा लिया, उसमें मैंने ना लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला। किसका सॉल्यूशन डाला? लेड नाइट्रेट का। अब लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मतलब लैब में जाओगे तो उसका जैसे नमक होता है ना वैसे ही सॉल्ट अवेलेबल होता है। पानी लिया, उसमें जाके सॉल्ट डाल दिया, वो उसमें मिक्स हो गया, तो जो सॉल्यूशन बना उसको मैंने बोल दिया कि ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का मैंने सॉल्यूशन लिया। एक और मैंने कंटेनर लिया इस तरीके से, उसमें मैंने कौन सा सॉल्यूशन डाला, उसमें मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दिया। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, वैसा ही एक सॉल्ट होगा, उसको जाके पानी में डाल दोगे, वो उसमें मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल हमें क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि दो सॉल्यूशन मैंने अलग अलग लिए थे, दोनों बिल्कुल क्लियर थे, कुछ था नहीं उनमें, ऐसे लग रहा था जैसे पानी हो, लेकिन पानी समझ के पीना नहीं होता। दोनों में लेड है, लेड पॉइजनस होता है, पढ़ा होगा बचपन में कभी। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था एक में, दूसरे में KI का सॉल्यूशन था। अब मैंने सोचा कि यार इसमें तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, दोनों को मिक्स करके देखती हूँ, क्या पता कुछ नया हो जाए। मैंने क्या किया, ये लेड नाइट्रेट वाला सॉल्यूशन उठाया और उसके बाद मैंने उसको पोटेशियम आयोडाइड वाले सॉल्यूशन में डाल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही मैंने पोटेशियम आयोडाइड वाले सॉल्यूशन में डाला, मैंने क्या देखा कि अब मेरे पास जब मैंने मिक्स किया ना दोनों को, तो इस यहाँ पे ना जैसे सपोज करो मैंने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में नहीं डालती, मैं पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट वाले में डालती हूँ, यानी कि इसको इसमें डालती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो बीकर था ना मेरा, बीकर मतलब जो कंटेनर था जिसमें मैंने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, जैसे ही मैंने उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाला, नीचे ना एक वाइट कलर का जो सब्सटेंस था वो अलग होने लग गया इस तरीके से, वाइट नहीं सॉरी येलो कलर का सब्सटेंस अलग होने लग गया इस तरीके से। मतलब कि येलो येलो सा कुछ सब सॉलिड सा सब्सटेंस, कुछ पाउडर सा मुझे सॉल्यूशन में अलग होता हुआ दिख गया। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है येलो कलर का सब्सटेंस, ये बाकी चीजें लेड नाइट्रेट तो पानी में सॉल्यूबल था, KI भी सॉल्यूबल था। अब लेड नाइट्रेट ही अगर होता, KI ही होता, तो ये अलग अलग हुआ सब्सटेंस थोड़ी ना दिखता, यानी कि कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है ना रिएक्शन में। अब ये नया सब्सटेंस क्या होता है, यही होता है हमारा प्रेसिपिटेट। क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो मतलब कि कुछ नया बन रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है और इसी वाटर में जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है ना, उसको मैं बोलती हूँ प्रेसिपिटेट।
ठीक है। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करके वो होता है लेड आयोडाइड का, किसका होता है, लेड आयोडाइड का सॉल्यूशन होता है ना, सॉरी लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होता है। तो कई बारी कुछ ऐसा भी होता है कि इनिशियली तो मेरे पास दो प्योर क्लियर सॉल्यूशन थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन दोनों को मिक्स किया मुझे कुछ नया सॉल्यूशन बनता हुआ दिख गया, ठीक है, मुझे कुछ नया सॉल्यूशन बनता हुआ दिख गया और ये नया सॉल्यूशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अब पहले क्या थे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे, ठीक है, यानी कि मेरे पास पहले दोनों सॉल्यूशन थे, अब सॉलिड हो गया है ना, तो एक्वस से एक नया सॉलिड बना है, तो एक तरीके से स्टेट चेंज हुई है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि स्टेट मेरे पास यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक्चुअली में स्टेट भी चेंज हो रही है, पहले तो सॉल्यूशन थे दोनों के दोनों पानी में घुले हुए, लेकिन अब मुझे एक सॉलिड सेपरेट होता हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी रिएक्शन की कि कई बारी स्टेट भी चेंज होती है, दो अलग अलग सॉल्यूशन से एक नया सॉलिड सब्सटेंस भी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब सॉरी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है चेंज ऑफ कलर। अब कई बार ऐसा होता है कि कलर भी चेंज होने लग जाता है, पहले सॉल्यूशन किसी और कलर का था, बाद में वो किसी और कलर का था। अब मैं फिर से लैब में गई, मैंने सोचा कि यार कलर चेंज होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे देखना चाहिए कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक टेस्ट ट्यूब ली, ऐसी ट्यूब सी ली, उसमें मैंने एक सॉल्यूशन डाला और वो सॉल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, इसका ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज जूस जैसा, टेस्टी टेस्टी बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा वैसा सॉल्यूशन होता है इसका, ऑरेंज कलर का। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि यार इसमें ना मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, इसमें ना मैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करा के देखती हूँ। तो मैंने इसमें मतलब मेरे पास एक ट्यूब सी थी, उस ट्यूब के थ्रू मैंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सपोज ये ट्यूब है, यहाँ से ना मैंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराई, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ये जो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन था ना, अब वो ऑरेंज कलर का नहीं रहा है, अब वो जो सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता गया। मतलब पहले थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, क्योंकि गैस ऊपर से आ रही है, तो पहले ऊपर वाला पार्ट ग्रीन हुआ, मतलब ये वाला सारा पार्ट ग्रीन हुआ, ठीक है। उसके बाद मेरा मतलब फिर उसके बाद पूरा का पूरा ऑरेंज सॉल्यूशन जो था ना, वो ग्रीन में बदलता चला गया, मतलब कि वो किस में चला गया, ग्रीन में कन्वर्ट होता हुआ चला गया। यानी कि अब ऐसा क्या हुआ है ना, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच में इनिशियली मैंने क्या लिया था, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया था, और उसके साथ मैंने क्या लिया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली थी, जिसको हम लोग SO2 भी बोलते हैं। तो जब मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट से सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराया, तो मैंने देखा एक नया जो सॉल्यूशन था ना, वो ग्रीन कलर का बदल गया। अब वो ग्रीन कलर का क्यों हो गया, पहले तो वो ऑरेंज कलर का था, वो ग्रीन कलर का इसीलिए हो गया होगा क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ नया बन रहा होगा, है ना, कुछ ना कुछ नया बन रहा होगा, और जो नए सब्सटेंस जो बन रहे होंगे वो हमारे क्या है, वो हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट ने और सल्फर डाइऑक्साइड ने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने की वजह से ही कलर चेंज हो गया। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी केमिकल रिएक्शन की। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, पहला गैस इवॉल्व होना, दूसरा प्रेसिपिटेट का बनना, तीसरा कलर का चेंज होना। एक और चीज रह गई हमारे पास, चेंज ऑफ टेम्परेचर। कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर भी चेंज होने लगता है, मतलब कि जिस बीकर में, जिस कंटेनर में मैं रिएक्शन करा रही हूँ ना, कई बार वो बहुत गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है उसको हाथ लगाओगे तो हाथ जलने लग जाएगा, ठीक है, और कई बार वो बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एकदम बिना कुछ किए, बिना मैंने उसको फ्रिज में नहीं रखा फिर भी वो ठंडा हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है ना, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई हमारे ऐसी कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ना हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी तभी तो वो चीज़ गर्म होगी, और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब उस रिएक्शन को होने के लिए ना वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हीट चाहिए, तो वो हीट क्या करते हैं, उस कंटेनर से ले लेते हैं, सारी की सारी हीट उससे ले ली और कंटेनर खुद ठंडा पड़ गया, है ना। इसी वजह से कई बार टेम्परेचर चेंज होता है। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया फिर से,
उस बीकर में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने अपनी 9th क्लास में जब आप एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। मैंने बीकर लिया, उसमें थोड़ा सा क्विक लाइम डाला, फिर मैंने उसमें वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला, उसको थोड़ा सा स्टिर किया एक रोड के थ्रू, तो होगा क्या, जो क्विक लाइम है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि जो मेरा कंटेनर था ना जिसमें रिएक्शन हो रही थी वो गर्म हो गया, ठीक है, वो गर्म हो गया। और उसके बाद गर्म होने के बाद जब मैंने उसको हाथ लगाया तो मेरा हाथ जलने लग गया, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, हीट रिलीज हो रही है तभी तो वो गर्म हो रहा है ना। हीट रिलीज होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हीट रिलीज हो, कई बारी कंटेनर ठंडा भी हो जाता है कि उस रिएक्शन को होने के लिए, उस रिएक्शन को लेने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वो अपने कंटेनर से एनर्जी ले लेता है ना। बचपन में पढ़ा होगा लेटेंट हीट के बारे में, इवेपोरेशन वाला 9th क्लास में, तो बस वैसा ही समझ के चलो, है ना। तो देखो मतलब कि एक्चुअल में मेरे पास क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्विक लाइम था, क्या था, क्विक लाइम था। और उसमें जब मैंने वाटर ऐड किया तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, जब कुछ नया प्रोडक्ट जो बना ना, कुछ भी नया प्रोडक्ट होगा, अभी उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, कुछ भी जो नया प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट बना ना, उसके साथ साथ हीट रिलीज हुई। और उस हीट के रिलीज होने की वजह से ही जो मेरा कंटेनर था वो गर्म हो गया, कंटेनर का टेम्परेचर चेंज हो गया, है ना। तो ये एक हमारा 4th कैरेक्टरिस्टिक थी जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग, केमिकल फॉर्मूला होता है क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ भी लिखा हुआ है CaO, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करते हैं। 4 चीजें देखी हम लोगों ने, जल्दी से रिपीट करते हैं। क्या देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कई बारी गैस इवॉल्व होने लगती है। कौन सा एग्जाम्पल देखा हमने, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड वाला। कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी जब जिंक में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो कौन सी गैस इवॉल्व हो रही थी, हाइड्रोजन गैस उस टाइम पे इवॉल्व हो रही थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, उससे हमें पता लगा। फिर हमने देखा कि प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट का कौन सा एग्जांपल देखा हमने, एक में मैंने लेड नाइट्रेट लिया था, एक में मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिया हुआ था, और जब दोनों को मैंने मिक्स किया तो लेड आयोडाइड बनने लग गया, जिसकी वजह से येलो कलर का मुझे सब्सटेंस अलग होता हुआ दिखा। तो प्रेसिपिटेट भी कई बार बनती है। तीसरा, टेम्परेचर कई बार चेंज होता है, कई बार मेरा कंटेनर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, कई बार वो ठंडा हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी कि कैसे कैसे हम एक केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करते हैं, कलर भी चेंज होता हुआ हमें दिखता है ना। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना डिस्कस किया कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, कैसे कैसे हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, कल मतलब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। कि अब हम लोग बहुत आलसी होते हैं, मैं पूरा तो लिखूंगी नहीं कि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन। तो अपने काम को आसान करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। वो इक्वेशंस हमारी पूरी केमिस्ट्री में काम आने वाली है, ठीक है। वो इक्वेशंस पूरी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे और वो लिखना सीखेंगे, उनकी बैलेंसिंग सीखेंगे। तो ये सब हम लोग सीखेंगे कि क्या एक्चुअल में एक केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के बारे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को अपना लेक्चर अच्छा लगा होगा। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं श्योरली आप लोगों के डाउट्स को रिप्लाई करूंगी। और कोई भी ऐसे कन्फ्यूजन है तो उसको भी मेंशन करें, अगली क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर करूंगी मैं। उसके अलावा जो भी मैंने पढ़ाया बस एक बार नोट्स में जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके नोट्स डाउनलोड करें और उन नोट्स को बस एक बार ओवरव्यू करें, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।